जैसे कि आप जानते हैं इस कानून के अंदर कहा गया है कि सिर्फ 6 धर्मों के लोग और 3 देशों से आए। कौन कौन से 6 धर्म आपको पता है? जोर से चिल्ला के बोलिए। पहला हिंदू, दूसरा सिख, तीसरा कोई बौद्ध बोल रहा है, कोई ईसाई बोल रहा है। जैन, हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन, पारसी, ये 6 धर्म हैं। इसमें से बचा कौन? मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज कहाँ है? तो बगल में है। तो ये क्या अज्यूम कर ले रहे हैं कि अगर ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन वाले कंट्रीज या मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हो तो वहां पे ये सारे लोग प्रताड़ित ही हैं। हम लोग भी जानते हैं पाकिस्तान में अहमदियाज और शियाज कितने ज्यादा प्रताड़ित हैं। उनको तो कहा गया है कि अगर कोई अहमदिया अपने आप को मुसलमान घोषित करेगा तो उसको पनिशमेंट होगी। खैर, ये 6 चीजें हो गई इन लोगों को। अगर ये आते हैं 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में, तो इनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। नागरिकता प्राप्त करने के लिए आपको हिंदुस्तान में 11 साल रहना है, लेकिन इनके लिए घटा के कितना साल कर दिया गया है? 5 साल कर दिया गया है। सिर्फ इन 6 लोगों के लिए जो इन 3 देशों से आ रहे हैं, और बाकियों के लिए कहीं भी किसी भी देश से आ रहे हैं, किसी और भी धर्म के हैं, उनको 11 साल यहाँ बिताने पड़ेंगे। और अगर वो इलीगल इमिग्रेंट है तो उनको नहीं मिलेगी नागरिकता। तो ये सीए हो गया, और इसकी संवैधानिकता मेरे साथ ही डिस्कस करनी है आपसे। तो अब हम बताते हैं कि सीएए, एनपीआर और एनआरसी का रिश्ता कैसा है। तो जैसे कहा गया कि क्रोनोलॉजी समझिए, तो हम क्रोनोलॉजिकल समझेंगे। मैं पहले काफी बोल चुकी हूँ। तो सबसे पहले एनपीआर होगा, और आपको नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो कांग्रेस लेके आई थी पहली बार 2010 में किया था, और उसकी जो फीडिंग डॉक्यूमेंट्स की हुई थी, इंफॉर्मेशन की हुई थी, जानकारी की हुई थी, वो 2015 में पूरी हो गई थी। लेकिन कांग्रेस एनपीआर और आधार दोनों ले आई थी, और अपनी अंदर ही भ्रंत में उन्होंने आधार को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। और अगर वो एनपीआर ले भी आते तो हमें उससे नहीं लगता उनकी चाल चलन से कि वो एनआरसी करते, लेकिन उन्होंने किया और उन्होंने छोड़ दिया। और जैसे कि हमें पता चल रहा है, जैसे सवाल असम में पूछे गए और जैसे हमें काफी इंफॉर्मेशन आ रही है कैसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, उस वक्त ऐसे कोई सवाल नहीं पूछे गए थे। तो एनपीआर और सेंसस में फर्क ये है कि सेंसस जो है वो दूसरे कानून के अंदर होता है और हर 10 साल होता है, लेकिन एनपीआर जो है वो आपकी नागरिकता कानून 1955 के अंदर है। तो अगर आपको कोई ये जुमलेबाजी कहे कि नहीं नहीं दोनों एक चीज है, कोई बात नहीं, बता दो, सारी जानकारी दे दो, बिल्कुल मत मानिएगा। बोलिएगा कि दिखाओ, ये सब ले जाके जो मैं आपको बता रही हूँ ये सारे उनको दिखाने लगिएगा। तो फिर लेकिन हमें इस बात में अभी इस बारे में बाद में बात करेंगे। तो दोनों में बहुत फर्क है, दोनों के सवालों में बहुत फर्क है। और ये कहा जाता है कि एनआरसी और एनपीआर का कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन जो सवाल एनपीआर में जोड़ा गया है कि आप अपने पिताजी का, माताजी का डेट ऑफ बर्थ और बर्थ प्लेस दिखाइए, हमें बताइए। तो इससे तो मुझे नहीं लगता, अगर आपको हमें वेलफेयर पॉलिसी देनी थी इसके थ्रू, तो वेलफेयर पॉलिसी में तो माँ बाप के जन्म तिथि और जन्म स्थान का क्या जरूरत है, वो तो वैसे भी दे सकते थे। आधार में भी आपने कहा कि वेलफेयर पॉलिसी देंगे, लेकिन उसके अंदर तो और भी कुछ हो रहा है। तो खैर आपके पास आएगा एक लोकल अफसर आएगा, 3 लेवल में होगा, लोकल, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पे होगा। वो आपके घर आएगा और कहेगा कि पूछेगा, कुछ सवाल होंगे आपके, और आपको ध्यान रखना है कि 6 ऐसे सवाल हैं जो सेंसस और एनपीआर में कॉमन है। उसके बारे में हम बाद में जानकारी देंगे, हमें भी अभी पूरी जानकारी नहीं है इस बारे में, लेकिन हम आपको वादा करते हैं कि हम पूरी जानकारी के साथ आएंगे। लेकिन एक सवाल पक्का है कि अपने माता पिता का जन्म स्थान और जन्म तिथि दिखाइए। फिर वो आपसे कहेगा कि ये डॉक्यूमेंट दिखाओ, आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब चीजें हैं। आपने मना कर दिया, जो कि आपके पास राइट है, आप मना कर सकते हो, कह रहे कि वॉलंटरी नहीं है, वॉलंटरी नहीं है। लेकिन ये जो मेरे पास रूल्स हैं, सिटीजनशिप रूल्स 2003 में, इसमें कहा गया है कि जो रूल 17 ये जो भी उसको वो करेगा उसको 1000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। अब तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहली बात तो आप हम पे
विश्वास नहीं कर रहे हैं कि हम भारतीय नागरिक हैं, और वहां पे हमने मना कर दिया तो वो तो पक्का हो जाएगा कि हम भारतीय नागरिक नहीं है, उस बारे में तो आप पक्का मान लेंगे। तो ये हमें लॉलीपॉप क्यों दे रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है। और आपको ये चीज ध्यान रखनी है, आप एनपीआर के अंदर अगर कहेंगे कि मुझे अपनी जानकारी नहीं देनी है तो आपको 1000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने कह दिया कि सेंसस की जानकारी नहीं दूंगा तो उसमें सेक्शन 188 अंडर इंडियन पिनल कोड के अंदर आपको 3 साल की सजा हो सकती है। तो इस बारे में आप लोग जागरूक हो जाइए। फिर आया अफसर और अपने आप से सारी जानकारी लेकर वो अपने ऑफिस चला गया। अब ऑफिस में क्या किया, उसने लिस्ट प्रिपेयर की एनपीआर की। अब उसको लिस्ट में लगा, आपके घर आया, आपने खाना पानी नहीं किया, पैसे वैसे नहीं दिए। अब यहाँ हिंदुस्तान में तो ऐसा हाल है, वो सड़क के किनारे मजदूर जो मजदूरी करके पैसा कमाता है वो जाता है राशन कार्ड बनवाने, तो उससे भी घूस मांगते हैं। तो भैया यहाँ पे तो नागरिकता की बात आ गई, तो यहाँ तो अच्छा खासा घूस लगेगा। और असम का एग्जाम्पल हमारे पास है, वो गया अपने ऑफिस और उसको लगा कि नहीं नहीं ये कुछ गड़बड़ है और ये मुझे सही नहीं लग रहा है, तो वो कहेगा आपके नाम के आगे डाउटफुल सिटीजन लगा देगा और आपको चिट्ठी भेजेगा कि भैया आके हमें बताओ कि तुम डाउटफुल सिटीजन नहीं हो। आपने कह दिया, प्रूव कर दिया उसको। कैसे प्रूव कर दिया, क्या कागज लगेंगे, कागज क्या लगेंगे, जमीनी पत्रा लगेगा आपका हाई स्कूल मार्कशीट लगेगी, आपकी बर्थ सर्टिफिकेट लगेगी। यूनिसेफ की 2001 की एक रिपोर्ट है, उसमें कहा गया है हिंदुस्तान में सिर्फ 34.7% बच्चों के पास बर्थ सर्टिफिकेट है, तो बाकी क्या जाएंगे, तेल लगाने जाएंगे। फिर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं। और महिलाओं की बात मैं यहाँ पे जरूर करना चाहती हूँ कि महिलाओं का सबसे बुरा हाल है इसमें, क्योंकि पहली बात तो बहुत सारी पढ़ी लिखी नहीं होती है, आपकी हाई स्कूल मार्कशीट निकल गई। दूसरी बात, आपका शादी बहुत बार होता है कि शादी के पहले नाम कुछ और था, शादी के बाद नाम बदल दिया। असम में जब एनआरसी हुआ था उसमें बहुत सारे लोगों का नाम लिस्ट में इसलिए था क्योंकि उनका स्पेलिंग गलत था, तो स्पेलिंग गलत में भी हुआ तो आप गई। और आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स अगर आपने चलिए बना ही लिए वो तो शादी के बाद के हैं, तो शादी के पहले का कैसे लाएंगी। और अगर आप नागरिकता नहीं साबित कर पाई ना तो आपका बच्चा भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि बच्चे को ये बताना है कि मेरा एक जो पेरेंट है वो भारतीय नागरिक है और दूसरा इलीगल इमिग्रेंट नहीं है। तो आपके पास अगर कागजात नहीं है तो आपको इलीगल इमिग्रेंट बता दिया जाएगा और आपकी वजह से आपका बच्चा भी जाएगा। खैर, अब वो लेके गया, आपने उसको पहली अपील उसने कर दी, दूसरी अपील वो क्या करेगा, लिस्ट को पब्लिश करेगा तो उसके अंदर उसमें कोई भी उसके लिए विरोध कर सकते हैं, अरे इस आदमी का नाम कैसे है, तो अब उसमें चलो आप लाइन में लगो। अब उसने प्रूव कर दिया तो अब उसको भेज दिया ऊपर भेज दिया। तो अब उसके बाद अगर आपको लग रहा है कुछ गलत हुआ है, मेरे साथ किसी ने ऐसे ही बोल दिया, तो आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं कि मेरा नाम गलत तरीके से हटाया गया है, लेकिन उसमें भी काफी वक्त जाया होगा। फिर मान लीजिए आपका नाम जो है वो लिस्ट में पूरी तरीके से आ गया है, फाइनल लिस्ट में आ गया है, लेकिन इस रूल के अंदर रजिस्ट्रार जनरल के पास ताकत है कि वो बाद में भी पब्लिश होने के बाद 5 साल 7 साल बाद भी कह सकता है कि नहीं मुझे लग रहा है ये कुछ गलत है। तो अब इतनी सारी जो मेहनत है वो पानी में फिर गई। फिर मान लीजिए कि अगर बहुत सारे लोगों ने अपनी नागरिकता, ज्यादा बोरिंग हो रहा है, आप लोगों ने किसी ने नागरिकता साबित कर ली, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, गरीब हैं, महिलाएं हैं, वो नागरिकता नहीं साबित कर पाए। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे आप रिलेशन देखिएगा। तो ये जो नागरिकता संशोधन कानून 2019 है, उसके अंदर जो भी लोग इन 6 धर्मों से होंगे जिसके बारे में मैंने बताया, अगर वो कहते हैं कि मैं इस धर्म का हूँ, उनसे भी प्रूफ ऑफ रिलीजन मांगा जाएगा। ये भी एक अच्छे अखबार में आया था कि उनको प्रूफ ऑफ रिलीजन देना पड़ेगा, और कहते हैं कि मैं इन 3 देशों से हूँ, तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी। अब बचे कौन बचे, मुसलमान लोग बचे, और मुसलमान लोग बचे और भी जो नहीं प्रूव कर पाए कि मैं इस देश से हूँ
या इस रिलीजन का हूँ, वो सब क्या करेंगे, वो जाएंगे, आपके सारे अधिकार लिए जा सकते हैं, आपको डिटेंशन सेंटर भेजा, उन लोगों को डिटेंशन सेंटर भेजा जा सकता है, या उन लोगों को चलिए जिस देश में अगर वो वाकई में इलीगल है तो उनको अपने देश डिपोर्ट किया जा सकता है। इसमें एक चीज सोचने की ये है कि बहुत लोगों के पास जो है कागज नहीं होंगे, और वो ये ऐसा है, हिंदुस्तान की इतनी लिटरेसी ही नहीं है, इतनी जागरूकता ही नहीं कि सबके पास डॉक्यूमेंट्स हो। बहुत लोग झूठ में कह देंगे कि नहीं नहीं हम इस देश में आए हैं, इन 3 देश से आए हैं और इन 6 धर्मों से हैं, लेकिन फिर आपके ऊपर इंक्वायरी कैसे बैठेगी, इस बात को समझिए। कहा जाएगा बेटा पहले तो हम वोट करते थे। एक बच्ची खो गई है, जिस किसी की बच्ची हो आप आके ले जाए। किसकी है? किसकी बच्ची? मदिया किसकी बच्ची है? प्लीज मदिया। अभी बात खत्म नहीं हुई है। तो जो लोग भारतीय संविधान में 326 के अंदर कहा गया है कि सिर्फ भारतीय नागरिक को वोटिंग का अधिकार है, लेकिन वो ये भी नहीं मानेंगे। और आधार एक्ट के अंदर कहा गया है सेक्शन 9 में कि आधार आपकी नागरिकता का प्रूफ नहीं है, सो ये सब डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेंगे। सर आप कुछ कह रहे हैं? हाँ सर मैंने बताया क्या मानेंगे वो लोग। तो अब ये इसके बाद हो गया, और कुछ चीजें मुझे बात करनी है, इसके बाद मैं यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ठीक है। तो फॉरेनर्स एक्ट के अंदर सरकार और पुलिस के पास ये ताकत है कि अगर आपको लग रहा है कि कोई घुसपैठी आके हिंदुस्तान में रह रहा है तो आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं, वापस अपने देश भेज सकते हैं, या उसको जेल में डाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हो। तो मुझे ये नहीं समझ आता अगर इनके पास ये ताकत है तो ये सबके साथ क्यों कर रहे हैं। और उसमें दूसरी चीज इसकी आती है आपको, तो मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ। अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पीछे आके पूछ लेता, अगर मुझे कुछ और बोलना होगा तो मैं आपसे बोलूंगी। थैंक यू।